तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। इतना अच्छा हेल्प होगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली वो आपके पास होगा। और किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं वो एग्ज़ाम भी बताऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो NPPSC है, JKSSB है, BPSC है, UPSC है या UPPSC है, UKPSC है, पंजाब है, हरियाणा है, तो, हिमाचल प्रदेश है, वट जो भी स्टेट का अगर कहीं पे भी वो क्वेश्चन आया हुआ रिलेटेड दैट क्वेश्चन, तो वो भी मैं साथ साथ में कवर करते हुए चलूँगा। कि हमारा कोशिश यही है कि कम टाइम में सॉरी हम लोगों का ये है कि मतलब क्वेश्चंस के थ्रू सारे डाटाज को लिख लें। फिर अगर एक बार डाटा लिख लेंगे तो सारे डाटाज आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको सेडिमेंटेशन टैंक से रिलेटेड, तो मैंने वहाँ पे आपको डेप्थ बताया, मैंने आपको लेंथ बताया, मैंने आपको विड्थ बताया, मैंने आपको वहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सॉरी ओवरफ्लो रेट बताया प्लेन के केस में, सेडिमेंटेशन के केस में। उसके बाद फिर मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में नॉर्मल कंडीशन में कितना सस्पेंडेड मैटर को रिमूवल होता है। मतलब कहने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैंने सारे पॉइंट्स को आपके वहाँ पे क्या किया, डिस्कस किए। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिससे आपका बेस भी बनता जाएगा और कम टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे। जस्ट एक मिनट स्टूडेंट। यस 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 ओके ओके। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके थे, आपको पता है जो लास्ट टाइम क्वेश्चन देखते हैं उसी से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो ये आपको पता ही है स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एक एक पॉइंट को जब तक आप नहीं समझेंगे ना तब तक क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। यस ये क्वेश्चन था इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफ द कॉन्क्रीट। तो उसके लिए हम लोग जो कोड यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो कोड है हमारे पास IS 383 हमारे पास कौन सा कोड है। उसके बाद में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जैसे IS 343 ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए यूज कर रहे हैं, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए हम लोग यूज करते हैं इस कोड को। और नेक्स्ट जो हमारे पास है IS 800। अब इसके दो वर्जन होते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेम्बर, आपको याद रखना। IS ये हो जाता है IS 800 1984 है हमारे पास, और ये हो गया IS 800 2007 है। तो ये स्टील डिजाइन के लिए हम लोग करते हैं DSS जो होता है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास ये है WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। स्टील डिजाइन के लिए हम लोगों में क्या करना, यूज करना स्टील डिजाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास होता है LSM मेथड, ठीक है। LSM मेथड सेम स्टील डिजाइन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, स्टील डिजाइन के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम IS 456 है, तो इसमें हमारे पास है IS 456 2000। तो इसमें भी हमारे पास दो हैं, कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे पास सॉरी 1978, इसमें दो हैं हमारे पास। तो इसमें दो इस तरीके से देखते हैं हम लोग, एक है हमारे पास 1978 IS 456 1978, ये हमारे पास है WSM, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाता है यहाँ पे RCC डिजाइन के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। अब इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ओनली वन क्वेश्चन होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास LSM RCC के डिस्कशन में। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर IS 456 1978 के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दिस वैल्यू कम्स टू व्हाट 577 अंडर रूट क्या होता है FC के। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दिस क्वेश्चन आस्किंग BPSC AEL, ठीक है। तो जो भी एग्जाम होता है हम लोग सभी एग्जाम पे ध्यान रखते हैं कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए डिटेल्ड डिस्कशन में आपको सारा पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और ये तो आपको क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमारे पास कौन सा IS 432 है, आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IS 1786, ठीक है 1786। इसमें हम लोग HYSD स्टील की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कोड है IS 10262,
रेशियो 2009, ये हमारे पास क्या होता है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, वो है हमारे पास IS 10500 2012, ठीक है। तो इसे हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। ये हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर, मतलब स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है, स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। काफी बार किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से सभी एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारे पास है जैसे कि IS, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में जो एग्जाम हुआ था 2021, एक सेकंड, यस 21 में एग्जाम हुआ था, तो असिस्टेंट इंजीनियर का था, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था IS, तो वहाँ पे आपको दिया गया था ये 875 पार्ट 1, ठीक है ना, 875 पार्ट 1, उसके बाद था कॉलम मैचिंग में क्वेश्चन था 875 पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 2। आप भी बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या आंसर है, उससे क्या हो जाएगा, देखिए फास्ट हो जाएगा, जितना जल्दी आप आंसर बताते चलेंगे हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को, इस तरीके से था हमारे पास, ठीक है। IS 875 2015 क्या था हमारे पास, IS 875 2015, IS 875 2015 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। तो इन सभी के आपको आंसर्स पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। बताइए क्या आंसर आएगा, कोई स्टूडेंट्स बता सकता है तो फास्ट। तो जो हमारे पास IS 875 पार्ट 1 में हम लोग कौन से लोड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेड लोड की बात करते हैं, ठीक है, डेड लोड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास IS 875 पार्ट 2, तो यहाँ पे हमारे पास होता है लाइव लोड की हम लोग बात करते हैं। जो हमारे पास थर्ड है 875, तो 875 पार्ट 3 में हम लोग कौन से लोड को देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आता है विंड लोड आता है, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा IS 875 पार्ट 4, इसमें हम लोग बात करते हैं स्नो लोड। कौन सा लोड है हमारे पास, स्नो लोड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। और एक होता है हमारे पास IS 1893 2000, तो IS 1893 पार्ट 2 जो हमारे पास है, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, ये हमारे पास होता है अर्थक्वेक डिजाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारे पास है अर्थक्वेक डिजाइन की हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसमें बात करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड हो गए, ठीक है। तो लोड के रिस्पेक्ट में हो गया हमारे पास, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के रिस्पेक्ट में होगा, कंक्रीट डिजाइन के रिस्पेक्ट में हो गया हमारे पास, स्टील में हो गया, और यहाँ पे भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब कुछ कोड्स रहते हैं जैसे हमारे पास सीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, 269। तो सीमेंट में भी आपको काफी बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कौन सा कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रेड ऑफ जो सीमेंट है उसके लिए हम लोग कौन सा कोड यूज कर रहे हैं। तो इन सारे कोड्स को आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इन योर नोटबुक या इन योर नोट्स, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से इतना सारा इनफ है नॉलेज। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सॉइल इंप्रूवमेंट मेथड ऑफ द कॉम्पैक्शन। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या था, डी ऑप्शन था, डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड। तो देखिए कॉम्पैक्शन में से 2 पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और वो कौन कौन से 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इसमें जनरली 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। वो 2 पॉइंट सिंपल से हैं कि सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। कॉम्पैक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉम्पैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो सॉइल कैसा होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट इज द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, पहला कंडीशन तो ये है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो रिडक्शन इन वॉल्यूम है वो किसके कारण होता है, डेंसिफिकेशन कह सकते हैं। डेंसिफिकेशन का मतलब है कि सॉइल पहले लूज कंडीशन में था, डेंस हो गया, डेंसिफिकेशन ऑफ द सॉइल, या फिर उसके वॉल्यूम में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द वॉइड्स। मतलब जो भी सॉइल में क्या है, वॉइड्स है, ठीक है, उन वॉइड्स में जैसे दिस इज द मतलब हमारे पास सपोज दिस इज द सॉइल सैंपल है, और इसी में अगर हम लोग क्या देखेंगे, वॉइड्स देखेंगे, जो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, वॉइड्स आएगा। तो वॉइड्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं लाइक दिस, ये हमारे पास क्या हो गया, वॉइड्स हो गया सपोज। अब जब ऊपर से क्या आएगा, लोड आ रहा है, ठीक है, ये स्टैटिक मतलब कैसा होता है, डायनेमिक लोड होता है, बाय हेल्प ऑफ द रोलर, बाय हेल्प ऑफ द रेमर, ठीक है ना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेटिक टाइप है, या स्मूथ व्हील रोलर है, या फिर हमारे पास कौन सा जगह सी फुट रोलर है, फ्रॉग रेमर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो जिसकी हेल्प से क्या होता है, यहाँ से जो एयर होता है उसका क्या होता है, एक्सपल्सन होता है, ठीक है। वॉइड्स का क्या हो रहा है, एक्सपल्सन हो रहा है। तो जो वॉल्यूम हमारे पास पहले इतना वॉल्यूम था, अब वही वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा।
तो इसमें क्या हो गया, दिस इज द रिडक्शन, मींस डेल्टा वी का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यही हमारे पास कह रहा था, इसके कारण जो सॉइल है वो कैसी होगी, डेंस स्टेट में हो गया। स्टेट जो सॉइल है वो किस स्टेट में आ गया, डेंस स्टेट में आ गया। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं इस पॉइंट को। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये आरसीसी का क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्सेस इन कंक्रीट एंड कंप्रेशन स्टील रिस्पेक्टिवली फॉर ए डबली रिइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम विड्थ ऑफ द बीम। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सपोज एक हमारे पास बीम है लाइक दिस, ये हमारे पास एक बीम हो गया, और इस बीम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिइंफोर्समेंट है स्टूडेंट्स, और दिस इज द सपोज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ओके दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और फिर से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ये वाला जो रिइंफोर्समेंट है दिस इज द AST, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, और ये वाला जो स्टील है दिस स्टील इज नॉन एज द ASC होता है, स्टील एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन होता है, एंड दिस एक्सिस इज द न्यूट्रल एक्सिस है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दिस इज द विड्थ, ओके एंड ये क्या दे रखा है हमारे को, XU दे रखा है, XU इज द डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ दे रखा है, एंड D इज द इफेक्टिव डेप्थ इज नॉट गिवन, ओके। अब इसमें जो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स, इसमें जो ASC में जो स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, FSC के इक्विवेलेंट होता है, प्लीज रिमेंबर। तो जो FSC में जो स्ट्रेस आता है वो कितना है हमारे पास FSC, और ये FSC का जो वैल्यू होता है 0.87 FY ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ द Fe250 के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Fe250 गिवन कर रखा है, और तो उस केस में जो FSC का वैल्यू होता है, व्हाट इज द FSC, FSC जो वैल्यू है यस बोलिए स्टूडेंट्स, कोई पॉइंट समझना है तो आप पूछ सकते हैं इजीली। चलिए, तो ये हमारे पास देखिए FSC का जो वैल्यू होता है हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगा 0.87 FY का होगा, और बाकी के केस में अगर आप देखेंगे Fe415 एंड Fe क्या होता है हमारे पास 500 के केस में जो FSC का वैल्यू होता है ये लेस देन क्या होता है 0.87 FY के से क्या होता है कम आता है। चलिए, अब दूसरे इन्होंने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब इन्होंने पूछा क्या है, रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट एंड कंप्रेसिव स्टील रिस्पेक्टिवली फॉर ए डबली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम, विड्थ दे दिया, डेप्थ दे दिया, एरिया ऑफ द कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट दे दिया, और AST का वैल्यू दे दिया। तो दो वैल्यू आपको क्या दे रखे, रिजल्ट दे रखे स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता रहना चाहिए क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, 0.36 FC के BXU, तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। और जो हमारे पास स्ट्रेस आएगा स्टील में, जो कंप्रेशन स्टील में आ रहा है वहां पे हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आएगा, ASC इन ब्रैकेट में FSC माइनस 0.447, एक सेकेंड ये नहीं आएगा, यस एक सेकेंड, यस 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 ये है। तो 0.45 FC के जो हमारे पास कंक्रीट का वैल्यू आएगा वो इसी के हमारे पास क्या आता है, रिस्पेक्ट में आता है। जब भी हमारे पास हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अगर इसका स्ट्रेस डायग्राम देखिए आप, स्ट्रेस डायग्राम जब आप देखेंगे तो स्ट्रेस डायग्राम तो सेम वही होता है जैसे हम लोग देखते हैं पैराबोलिक, पहले क्या होगा रेक्टेंगल, देन क्या होगा पैराबोलिक के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने ESC प्रोवाइड कर रखा है, तो जो स्टील है इसके सेंटर पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C1, ठीक है। और दूसरा जो अपना है इससे जस्ट ऊपर आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो भी हमारे पास XU का डेप्थ आएगा उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास जैसे क्या आ गया, C2 आ गया। तो ये जो वैल्यूज आती हैं दोनों, तो वहाँ हमारे पास कितना आएगा 0.36 FC के BXU एंड ASC, मतलब मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ में, स्ट्रेस के साथ में। देखिए पहले हम लोगों ने क्या कर रखा है, FSC इज द स्ट्रेस इन द स्टील, बट जो स्टील है वो कहाँ पे यूज हो रहा है स्ट्रेस, वो तो हमारे पास पहले वहाँ पे क्या था, कंक्रीट था। जैसे अगर आपके पास कोई भी सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है लाइक दिस, ये सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है, ध्यान देखिए। जब आप डबली रिइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे क्या है, कंक्रीट है। अब हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, अब हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, अब हमने यहाँ पे स्टील यूज कर दिया। अगर ये नहीं होता तो सिंगल रिइंफोर्समेंट के केस में जो कंप्रेशन फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0.36 FC के BXU होता है।
बट जब इन केस ऑफ द डबल रीइंफोर्समेंट माय डियर ध्यान से देखिए, पहले हम लोगों ने क्या कंसीडर करना है कि यहाँ पे कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं है। अगर रीइंफोर्समेंट नहीं है तो कितना होगा 0.362 FCK BXC होगा, बट एक्चुअल में तो रीइंफोर्समेंट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे रीइंफोर्समेंट वाला को क्या किया जाएगा ऐड किया जाएगा, बट काउंटेड वाले को टोटल में से क्या कर देंगे हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यस इंसान सॉरी ईशान गुड। चलिए तो कोई भी पॉइंट कोई भी डाउट रहे आप आराम से हमसे क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये क्वेश्चन आएगा। आपको समझ में आया? एक बार यस नो कर दीजिए, एक बार यस नो कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है कि यही रिजल्ट कैसे आया। अगर नहीं आएगा तो फिर हम फिर से दोबारा आपको बता देंगे कि कैसे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जब भी हम लोग कंप्रेशन जोन में जो हमारे पास दो तरीके के स्ट्रेस आते हैं और जो टोटल सी होता है वो क्या होता है C1 प्लस क्या होता है C2 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू कितना आता है 0.36 FCK BXU प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास ये हो जाता है हमारे पास FSC माइनस 0.45 FCK। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है ASC। दिस इज द टोटल कंप्रेसिव फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। जी सर, ओके वेरी गुड। तो समझ में आ गया, तो अब हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। डेली क्लास ज्वाइन करिए स्टूडेंट, सेम क्लास चलता है 5:30 से स्टार्ट होता है, 5:30 to 6:30 तक क्लास होता है। आप डेली क्लास कीजिए, एक वीक क्लास कर लीजिए, उसके बाद में आप क्लास छोड़ना भूल जाओगे। ठीक है, आप कोई भी काम करें नहीं करें पर एक क्लास जरूर लेंगे, कंटिन्यू करने की कोशिश करिए स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास इरिगेशन का है, इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसने डेप्थ में कभी इरिगेशन को सही से पढ़ा होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। चलिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। इन ए रिजर्वायर यूजफुल स्टोरेज इज, जो यूजफुल स्टोरेज है वो कौन सा है? तो पहले तो हमको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम वाटर लेवल इन रिजर्वायर ड्यूरिंग वर्स्ट डिजाइन फ्लड है, मैक्सिमम वाटर लेवल इन रिजर्वायर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन द मैक्सिमम एंड नॉर्मल पुल लेवल, और ये हो जाएगा नॉर्मल सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन मिनिमम एंड नॉर्मल पुल लेवल। तो आपको पढ़ने से क्या हो जाएगा आंसर क्लियर हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इन ए रिजर्वायर यूजफुल स्टोरेज इज, इन ए रिजर्वायर यूजफुल स्टोरेज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन द मिनिमम एंड नॉर्मल पुल लेवल होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मिनिमम लेवल क्या है, नॉर्मल पुल लेवल क्या है। अब यहाँ पे कई तरीके के स्टोरेज होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट आप कुछ पिक्चर्स देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, इट इज वेरी यहाँ से आप बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक डैम है, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास हमने क्या बना रखा है, एक डैम बना रखा है और इस तरीके का हमारे पास, ध्यान देखिए, ओके, ये हमने एक डैम बना रखा है। अब आप देखिए ये व्हाट इज दिस इज द टॉप ऑफ द डैम, ये तो टॉप ऑफ द डैम है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या लेवल्स ले रखे हमने, ये हमने क्या ले रखे यहाँ पे लेवल्स ले रखे। ठीक है, दिस इज द हमारे पास क्या लेवल है यहाँ पे HFL। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द HFL, और हमारे पास क्या होगा, और ये हो गया MWL। ठीक है, MWL। दूसरा हमारे पास है FRL, और हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स FTL हो जाएगा। मतलब ये होता है फुल टैंक लेवल होता है, ठीक है ना। H मतलब होता है हाई फ्लड लेवल होता है, क्या होता है हमारे पास हाई फ्लड लेवल, या मैक्सिमम वाटर लेवल होगा स्टूडेंट। मतलब मैक्सिमम वाटर लेवल किसी भी टैंक में या किसी भी डैम में कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। और ये हमारे पास क्या, दिस इज द फ्री बोर्ड। ओके, दिस इज द फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड है इसलिए कि कभी बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ऐसा ना हो कि वो उसमें कितना ही डेप्थ तक आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए, अदरवाइज वाटर क्या करेगा, इससे इधर चला जाएगा, जिधर डाउन स्ट्रीम साइड वाले में चला जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या लेक और सरफेस स्टोरेज है। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला लिखा हुआ है, दिस इज द डेड स्टोरेज। ओके, दिस इज द डेड स्टोरेज है हमारे पास। ओके, दिस इज द डेड स्टोरेज है, और ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द बेड ऑफ द लेक है। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेड ऑफ द लेक। ओके, दिस इज द बेड ऑफ द लेक। ओके, दिस इज द बेड ऑफ द लेक। अब इस पॉइंट में आप देखिए जो भी हमारे पास डैम है, इसका ये वाला साइड कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम साइड होगा, ये वाला साइड कौन सा है, अप स्ट्रीम साइड है, लाइक दिस, इस तरीके का हमने बना रखा है।
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सप्लाई स्लूसेस है, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है लोएस्ट सप्लाई स्लूसेस है, मतलब वाटर लेवल इससे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द HFL या मैक्स वाटर लेवल क्या होता है, FRL या FTL क्या होता है। काफी बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेड स्टोरेज क्या होता है, या हाई फ्लड लेवल क्या होता है, या फिर आपके पास मैक्स वाटर लेवल क्या होता है, FRL क्या होता है, FTL क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिख रखे हमने स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए, वन बाय वन एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। पहला हमारे को दे रखा है टॉप ऑफ द डैम लेवल। क्या दे रखा है हमारे को, टॉप ऑफ द डैम लेवल। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे को देखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द टॉप ऑफ द डैम लेवल, ठीक है। टॉप ऑफ द डैम लेवल, दिस इज द RL ऑफ द टॉप ऑफ द डैम। ऑब्वियसली जो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका RL क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। द हाइट ऑफ द डैम एट एनी सेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हाइट ऑफ द डैम है वो क्या होगा, एट एनी सेक्शन डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द TDL। TDL मतलब हो गया क्या, TDL को क्या बोलेंगे, टॉप ऑफ द डैम लेवल एंड द ग्राउंड लेवल, एंड द ग्राउंड लेवल, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइट ऑफ द डैम ऑफ द क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। जैसे आपने देखा है कभी भी कोई भी आप डैम बनाते हैं लाइक दिस, आपने क्या बनाया, कभी भी कोई डैम बनाया और डैम बनाते हैं आप कुछ इस तरीके से, तो ऑब्वियसली आप क्या कहते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ द डैम। तो ये हम लोगों ने कहां से ले लिया, ग्राउंड लेवल से और टॉप डैम लेवल से लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द, जो हाइट होता है किसी भी डैम का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी पे, स्टोरेज पे, वो उसका क्या कैपेसिटी है और कितना वो स्टोरेज कर रहा है, फ्लड लिफ्ट एंड फ्री बोर्ड, दीज आर द 4 पैरामीटर्स जिस पे क्या करता है, हाइट ऑफ द डैम डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फुल रिजर्वायर लेवल, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, FRL कह सकते हैं। वाटर इन रिजर्वायर इज स्टोर अप टू ए लेवल, समझ रहे हैं, वाटर इज रिजर्वायर इज स्टोर अप टू ए लेवल इज नोन एज द FRL, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग उसको, फुल टैंक लेवल बोलेंगे। नेक्स्ट है हाई फ्लड लेवल। एक्चुअल में जैसे आप देखते चलिए, हम लोग छोटा छोटा पिक्चर्स भी आपको साथ साथ में बनाते हुए चलेंगे, जिससे क्या होता चले आपको क्लियर होता चले। सपोज दिस इज द TDL, व्हाट इज दिस, दिस इज द TDL, मतलब टॉप डैम लेवल जो होता है। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, दिस इज द HFL, मतलब हाई फ्लड लेवल या मैक्स वाटर लेवल होता है। और ये वाला जो हमारे पास है, इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज द FRL। ये क्या हमारे पास, FRL फुल रिजर्वायर लेवल, या फिर क्या कहेंगे हम लोग, फुल टैंक लेवल कहेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर पॉइंट हो गया, वाटर इन रिजर्वायर इज स्टोर अप टू ए लेवल, मतलब इस लेवल तक अगर हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल रिजर्वायर लेवल बोलेंगे। नेक्स्ट है हाई फ्लड लेवल। अब हाई फ्लड लेवल का मतलब क्या है, अगर जैसे बाढ़ आ जाए, कुछ भी आए, तो हम लोगों को जनरली तो वाटर कहाँ तक करना है, FRL तक लेना है, बट बाढ़ आ जाए, ठीक है, इन केस ऑफ द फ्लड, यही वाटर लेवल क्या करेगा, थोड़ा सा अप हो जाएगा, उसको हम लोग कहां तक लेके चलेंगे, HFL तक लेके चलेंगे। बट फिर भी हम लोगों को फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि बाढ़ का अब हम लोगों के पास पता नहीं कि कितना वाटर आ सकता है, तो अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूज कर रहे हैं। हाई फ्लड लेवल, ड्यूरिंग फ्लड वाटर इन द रिजर्वायर इज अलाउड टू राइज ऑफ द वाटर मैक्सिमम वाटर लेवल, इट इज कॉल्ड HFL होता है। नेक्स्ट है लोएस्ट वाटर लेवल, लोएस्ट वाटर लेवल और डेड स्टोरेज, ठीक है, लोएस्ट वाटर लेवल और क्या कह सकते हैं, डेड स्टोरेज। इट इज द लोएस्ट RL ऑफ द वाटर सरफेस इन द रिजर्वायर। इफ वाटर गोज बिलो LWL, मतलब लोएस्ट वाटर लेवल, देन वाटर कैन नॉट बी ड्रॉन आउट ऑफ द रिजर्वायर। अगर हमारे पास देखिए ध्यान से, सपोज दिस इज द LWL, सपोज दिस इज द LWL, अगर वाटर का लेवल इससे नीचे चला जाएगा तो फिर हमारा वाटर, जो भी वाटर है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेड स्टोरेज बोल रहे हैं। दिस इज नॉन एज द डेड स्टोरेज, ओके, डेड स्टोरेज इज नॉन एज द डेड स्टोरेज। अब आप खुद सोचो, अब आप जल्दी से खुद आप आंसर बताइए कि जो आपके लिए यूजफुल है, यूजफुल कौन सा है हमारे पास, यूजफुल तो यही वाला हो गया ना, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, यूज करना है। तो ये जो डिफरेंस है, या फिर क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम बिटवीन द FRL, मतलब ये हो सकता है हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे फुल रिजर्वायर लेवल, और जो हमारे पास क्या है, LWL मिनिमम, या फिर क्या कह सकते हैं, लोएस्ट वाटर लेवल, उसके ये वाला जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने में यूज कर रहे हैं। अदरवाइज और वाटर तो है नहीं जिसको हमने क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके। हाई फ्लड लेवल में नेक्स्ट है हमारे पास लो, ये भी हमारे क्लियर हो गया।
अब प्लीज रिमेंबर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वाटर गोज बिलो द LWL देन वाटर कैन नॉट बी ड्रॉन आउट ऑफ द रिजर्वायर। तो उस वाटर को हम लोग रिजर्वायर में से बाहर नहीं निकाल सकते। अब आपके माइंड में आएगा सर क्यों? क्योंकि देखिए जो सोल्यूसेस है, अब यहाँ पे पाइप लगा करके तो वाटर नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है स्लूस लगे होते हैं, इस तरीके के हमारे पास स्लूस कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें अगर वाटर क्या कर रहा है पास कर रहा है तो ये इस लेवल तक के वाटर को ही क्या कर सकता है ड्रॉन कर सकता है, वहां से निकाल सकता है। तो इसलिए इसके नीचे वाला जो वाटर है वो डेड स्टोरेज में होता है। नेक्स्ट वन इज द डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज, दिस इज द स्टोरेज ऑफ वाटर इन रिजर्वायर बिलो द डेड स्टोरेज लेवल। जो वाटर क्या है स्टोर है किसमें रिजर्वायर में, बिलो द डेड स्टोरेज लेवल in the reservoir, this storage cannot be used and hence it is called the dead storage। और ये क्या कहलाता है स्टोरेज? डेड स्टोरेज कहलाता है। नेक्स्ट होता है लाइव स्टोरेज। व्हाट इज द लाइव स्टोरेज? इट इज द स्टोरेज ऑफ वाटर बिटवीन द DSL एंड द FRL। यही वाटर है जो स्टोरेज यूजफुल स्टोरेज होता है, यही वाटर है जो हमारे पास क्या है यूजफुल स्टोरेज है। लाइव स्टोरेज का मतलब क्या होता है? क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट प्लस रिजर्वायर लॉसेस ड्यू टू इवेपोरेशन, सीपेज, etc में हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। या क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स या फिर जिस भी पर्पस के लिए आपने डैम को क्या किया कंस्ट्रक्ट किया है वही हम लोग क्या करके चलते हैं यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट इसके लिए देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सही से सॉल्व कर सकते हैं जिसको ये सारा पता हो क्या कि HFL क्या है, ठीक है ना, और जो हमारे पास क्या है FRL क्या है, हमारे पास LWL क्या है, ठीक है ना, डेड स्टोरेज क्या है, डेड स्टोरेज, लाइव स्टोरेज, ठीक है ना, लाइव स्टोरेज एंड फ्री बोर्ड, दीज आर द पॉइंट। जिस स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर होगा वही स्टूडेंट क्या कर सकता है सही से आंसर दे सकता है। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज द HFL, FRL, LWL, तो डेड स्टोरेज। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिटवीन द मिनिमम एंड नॉर्मल पुल लेवल। मिनिमम मतलब हो गया लोएस्ट वाटर लेवल, और जो नॉर्मल पुल लेवल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? FRL बोलेंगे। यही हमारे पास कौन सा होता है स्टोरेज जिसको हम लोग जनरली क्या करते हैं यूज करते हैं। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। ये वाला जो है हमारे पास यहाँ पे जितना वाटर आपने क्या कर रखा है स्टोर कर रखा है, ये वाटर आपको क्या यूजफुल है। ये इसका पूरा डेफिनेशन मतलब यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन दे दिया है कि एक एक पॉइंट का सोल्यूशन आप लोगों ने देख लिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स ए रिलेटिव परमानेंट पॉइंट व्हिच इज द बेसिस फॉर ऑल मेजरमेंट इज लेवलिंग इज कॉल्ड। मतलब ये सर्वेइंग का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। मतलब ऐसा वो कौन सा लेवल है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं सारे मेजरमेंट्स को कंसीडर करके चलते हैं। तो बताइए जल्दी से आंसर, क्या आंसर आएगा? फर्स्ट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें आपने ध्यान देना है जैसे हमारे पास है मीन सी लेवल MSL, ठीक है, MSL से हम लोग क्या करते हैं सारे रीडिंग्स को कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका RL रिड्यूस लेवल ऑलरेडी आपको क्या होता है नॉन होता है। रिड्यूस लेवल क्या है? रिड्यूस लेवल तो एक हाइट है आपके पास, तो आंसर आना चाहिए इसका कौन सा? मीन सी लेवल। अब आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स ये SSC JEE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि MSL कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में था फर्स्ट ऑप्शन इज द कराची, सेकंड ऑप्शन इज द मुंबई, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन इज चेन्नई और डी ऑप्शन था जैसे कि दिल्ली। आई थिंक डी ऑप्शन का नहीं पता है, तो आपको पता है चेन्नई से तो हो नहीं सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है ये जो हमारे पास है कोलकाता लिखा हुआ था, कलकत्ता जो है, तो आंसर था मुंबई, ठीक है। तो मुंबई इज द करेक्ट आंसर। और पहले कहाँ से लिया जाता था? कराची से लिया जाता था, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हम लोग समझा देते हैं। जैसे सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस हो जाएगा, ग्राउंड लेवल है लाइक दिस इज, और सपोज दिस इज द MSL, ये हमारे पास क्या है MSL है। और सपोज आपको इस पॉइंट का RL नॉन है, ठीक है, इस पॉइंट का आपको RL नॉन है, जो भी हमारे पास RL है, सपोज RL इक्वल टू हमारे पास कितना क्या 100 रिड्यूस लेवल है, RL इक्वल टू सपोज 100 मीटर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क है। आप सभी को पता होना चाहिए जो बेंचमार्क है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास GTS बेंचमार्क होता है, परमानेंट बेंचमार्क होता है, आर्बिट्री बेंचमार्क होता है, और एक टेम्पररी बेंचमार्क होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेंचमार्क। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेंचमार्क? 4 टाइप्स ऑफ बेंचमार्क होता है। GTS ग्रेट ट्रायंगुलर सर्वे जो होता है इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया जो कर रहा है वो GTS पे क्या होता है बेस्ड होता है। नेक्स्ट जितना भी हमारे पास कौन सा परमानेंट बेंचमार्क होता है उस पर जनरली जो PWD है स्टेट
गवर्नमेंटल एजेंसी जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये सब उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एक होता है हमारे पास टेम्पररी और एक होता है हमारे पास आर्बिट्ररी, ठीक है। तो टेम्पररी का तो सिंपल सा मतलब है, हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्पररी बेंचमार्क वो होता है जैसे आप वर्क कर रहे हैं और वर्क करते करते सपोज नाइट हो जाता है तो आप सर्वे नहीं कर सकते ना, और नेक्स्ट डे फिर से आपको कंटिन्यू करना है, तो आप उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे आपने वर्क को कंप्लीट मतलब क्या है आज रोका है या आज अधूरा जो रह गया, उसी पॉइंट को नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, बेंचमार्क कंसीडर करके चलते हैं, तो उसको हम लोग टेम्पररी बेंचमार्क बोलेंगे। एक होता है आर्बिट्री, आपने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि इस रूम का अगर सपोज जैसे हमने सर्वे करना है, सपोज ये हमारे पास कोई भी रूम है, इसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो हम लोग सर्वे वर्क इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो दिस बेंचमार्क इज नोन एज द, इसको हम लोग बोलते हैं मतलब आर्बिट्री बेंचमार्क बोलते हैं। एक काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो बता सकते हैं वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है देहरादून में क्या है सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर दे देते हैं किसका, दिल्ली लिख करके दे देते हैं। तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाइए, ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, दिस पॉइंट इज द बेंचमार्क, ये हमारे पास क्या हो गया आरएल हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में जितने भी मेजरमेंट्स किए जा रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, एमएसएल होता है, ठीक है। और एमएसएल का जो है वैल्यू वो आफ्टर 19 ईयर्स के बाद चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट कांस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट बाय परसेंटेज, मतलब फर्स्ट पे कौन है, अब इन्होंने फर्स्ट नहीं पूछा है, इन्होंने सेकंड पूछा है, तो पहले पे हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स, लाइम होता है, दूसरे पे हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स, सिलिका होता है, तीसरे पे हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिना होता है, चौथे पे कौन सा होता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड होता है, और पांचवें पे हमारे पास कौन सा होता है, मैग्नीशिया होता है, सिक्स पे हम लोग क्या देखते हैं, सल्फर, उसके बाद हमारे पास अनदर इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो लाइम होता है हमारे पास वो 60 to 65% में कंसीडर करके चलते हैं, जनरली हमारे पास 63 के अप्रोक्सीमेट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सिलिका होता है स्टूडेंट्स, जैसे सिलिका का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ये 17 से कितना होता है, 17 to 25% हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, 70 to 25 कंसीडर करके चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिना आता है, एल्यूमिना वी कंसीडर 3 to कितना होता है हमारे पास 8% होता है, 3 to 8% होता है। एंड नेक्स्ट इज द आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या आता है, आयरन ऑक्साइड के कारण स्टूडेंट्स कलर आता है, क्या आता है, कलर आता है, और वो वैल्यू कितना हमारे पास, इसका जो वैल्यू है वो 0.5 to 6% होता है, 0.5 to 6% हम लोग कंसीडर करते हैं। तो विच इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डी आएगा, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट बाय परसेंटेज, तो सबसे पहले पे क्या है लाइम, दूसरे पे क्या है एल्यूमिना, तीसरे पे क्या है आयरन ऑक्साइड, चौथे पे हमारे पास क्या था, पहले पे लाइम, उसके बाद सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड अदर इंग्रेडिएंट जितने भी अल्कलाइज होते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यही अगर स्टूडेंट ब्रिक में पूछा जाए आपसे तो ब्रिक में आप क्या कहेंगे, वहां पे होता है SAL और A, ठीक है। तो S मतलब होता है यहाँ पे सिलिका हो गया, सिलिका, A4 क्या होता है एल्यूमिना, ठीक है ना, एल्यूमिना, और L मतलब क्या होता है हमारे पास लाइम होता है, और A मतलब अनदर इंग्रेडिएंट, अनदर इंग्रेडिएंट्स होता है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करके चलते हैं, वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं। चलिए, तो अब इसमें आपको देखिए ध्यान देना, जैसे आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ये कलर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर होता है। उसके बाद जैसे लाइम है, अगर लाइम में क्या होता है हमारे पास स्ट्रेंथ है एंड साउंडनेस है, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड क्या होता है हमारे पास साउंडनेस होता है, साउंडनेस होता है। तो काफी बार एग्जाम में जब हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन पता चाहिए। एक तो ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि किसका कांस्टेंट ज्यादा है, दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि अगर लाइम का परसेंटेज, जैसे ये रेंज है, अगर इस रेंज से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, अनसाउंडनेस मतलब एक्सपेंशन होने लग जाएगा। अगर जैसे एल्यूमिना 3 to 8% है, अगर ये इससे ज्यादा हो जाए, यही क्वेश्चन बीपीएससी में भी कुछ समय पहले पूछा गया था, तो वहां पे क्या होते हैं, जैसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सिलिका है, सिलिका का अगर हम लोग ज्यादा ऐड कर देते हैं तो वो क्या करेगा, जब सिलिका तो वो कॉज स्लो सेटिंग कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्या रहने चाहिए, पता रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्रेविटी फिल्टर, ठीक है, क्वेश्चन तो उसका एनवायरमेंट का है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ द ग्रेविटी फिल्टर। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं फिल्टर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फिल्टर। अब देखिए फिल्टर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है,
वो दो तरीके से फिल्टर का क्लासिफिकेशन किया गया। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बेसिस पे अगर आप फिल्टर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास? स्लो सैंड फिल्टर। कौन सा हमारे पास? स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर है। और दूसरा हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स? रैपिड सैंड फिल्टर है। कौन सा हमारे पास? रैपिड सैंड फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर। अब रैपिड सैंड फिल्टर में ये हमारे पास दो तरीके का है, ठीक है। तो रैपिड सैंड फिल्टर कह सकते हैं, एक तो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर हो गया, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर हो गया हमारे पास। और सेकेंड वन जो हमारे पास सेकेंड वन इज द प्रेशर फिल्टर। ओके, प्रेशर फिल्टर। अब आप सभी को याद आ रहा होगा कि जो रैपिड सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो स्लो सैंड फिल्टर का 30 टाइम्स होता है। हाउ मेनी टाइम्स? 30। और जो प्रेशर फिल्टर होता है उसमें ग्रेविटी फिल्टर का वो 2 टाइम्स होता है। इसका मतलब स्लो सैंड फिल्टर के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 60 टाइम हो गया, मतलब इतना उसका हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। अब सेकंड जब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, सेकंड है हमारे पास बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड प्रेशर के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारे पास फिल्टर है इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी एंड प्रेशर, तो ये दो तरीके का होता है। एक तरफ हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटी फिल्टर, ठीक है, एक तरफ क्या हमारे पास? ग्रेविटी फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर है। और दूसरा हमारे तरफ कौन सा हो जाएगा? प्रेशर फिल्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रेशर फिल्टर होता है हमारा। ओके, प्रेशर फिल्टर। और जो ग्रेविटी फिल्टर है ये दो तरीके का हो गया हमारे पास। कौन कौन सा स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन इज द स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, एंड सेकेंड वन इज द रैपिड सैंड फिल्टर। ओके, रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। और प्रेशर फिल्टर तो आपको पता ही। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, दो तरीके का स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है? इसका बहुत स्लो रेट रहता है, जनरली यूज इन द रूरल एरियाज, बिकॉज इसके लिए एरिया बहुत ज्यादा चाहिए। और वाटर का क्या करता है? प्यूरिफिकेशन बहुत स्लो करता है। जबकि जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है इसमें जो ग्रेविटी फिल्टर है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर इज जनरली यूज इन द अर्बन एरियाज। और जो हमारे पास प्रेशर फिल्टर होता है जनरली यूज इन द इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल सिलेंडर के फॉर्म में वर्क करता है, ये हॉरिजॉन्टल तरीके से क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो मेनली पॉइंट हमारे पास दो तरीके से हमने क्या कर रखा है? क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो ग्रेविटी फिल्टर कौन कौन से स्टूडेंट? जैसे ग्रेवल फिल्टर एंड सैंड फिल्टर, ये हमारे पास होता है रैपिड सैंड फिल्टर, एंड कौन सा होता है हमारे पास? स्लो सैंड फिल्टर होता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर होता है हमारे पास। अब आपको कुछ और भी पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे हम लोग चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। कोई भी डाउट आएगा हम लोग आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेम द इंस्ट्रूमेंट इन विच माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको हम लोग बोलेंगे टेलोरोमीटर, ठीक है। टेलोरोमीटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द लाइट। लाइट की जगह पे हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? Which of the following is not a two-way reinforced footing? तो combined footing, isolated column footing, wall footing हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा wall footing। इसको हम लोग एक क्या बोलते हैं? strip footing भी बोलते हैं, ठीक है। This is also इसको हम लोग strip footing के तरीके से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 4 doubly reinforced rectangular beam section, total tensile force in tensile steel is। तो टोटल टेंसाइल स्टील, तो आपको पता है ये वैल्यू तो हमारे पास क्या जाएगा? और यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स यू क्या है? एक्स यू मैक्स से कम है, मतलब अंडर रिइंफोर्समेंट के केस में हो गया। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे पास टेंसाइल फोर्स होगा वो टेंसाइल फोर्स किसके इक्विवेलेंट होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो हो जाएगा 0.87 Fy AST1 प्लस क्या होता है हमारे पास? AST2 होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.87 Fy AST भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप सबको पता है सभी को डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम कब यूज किया जाता है? राइट, डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम कब यूज किया जाता है? ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस? दिस इज द ASC, ठीक है। दिस इज द ASC एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द AST, ओके। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस डेप्थ इज द XU, ओके, XU। और एक हो जाएगा हमारे पास XU मैक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं
कि इस केस में जो हमारे पास क्या आएगा, मूवमेंट आएगा, ये व्हाट इज दिस, सॉरी दिस इज द फोर्स, दिस इज द टेंसाइल फोर्स, तो दिस इज द टेंसाइल फोर्स मतलब T इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.87 FI/EST के इक्वलेंट आता है। चलिए इसमें कोई खास ज्यादा चीज सॉल्व नहीं थी। द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेसर मेंबर टू इट्स लीस्ट या लेटरल डायमेंशन इज नोन एज द, दैट इज नोन एज द स्लेंडरनेस रेशियो। तो जो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज द रेशियो ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल और क्या होगा हमारे पास डायमेंशन इन केस ऑफ आरसीसी। अगर आप आरसीसी में देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है लैम्डा, लैम्डा इज द स्लेंडरनेस रेशियो, इफेक्टिव लेंथ बाय क्या होता है LLD, लीस्ट लेटरल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। और यही हमारे पास क्या होता है, ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ, ओके, दो फॉर्मूले होते हैं जनरली हम लोग पढ़ते हैं, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड में हमारे पास क्या आता है मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, अगर हमारे पास कौन सा है लैम्डा लीस्ट लेटरल डायमेंशन इन केस ऑफ द सर्कुलर, तो इसमें क्या हो जाएगा डायामीटर हो जाएगा, ठीक है, डायामीटर हो जाएगा। अगर ये हमारे पास कैसा है सर्कुलर है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपको पता है जैसे हम लोग इसको क्या कहेंगे बी कहेंगे विड्थ, और ये हमारे पास क्या जाएगा डेप्थ जैसे बी, या फिर हम लोग क्या कहेंगे इसको हाइट, उस तरीके से देखेंगे। तो उस केस में जो भी इन दोनों में से क्या होगा मिनिमम होगा। अब उसमें लैम्डा x लैम्डा y दोनों के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना पड़ता है। और यही अगर हमारे पास स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम में क्या हो जाएगा हमारे पास सेम इफेक्टिव, ओके, इफेक्टिव लेंथ टू द हमारे पास क्या जाएगा इन केस ऑफ द स्क्वायर में क्या जाएगा जो भी हमारे पास b आएगा, क्योंकि उसमें तो ऑल साइड्स क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। तो आपने ध्यान देना है द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेसर मेंबर ही है कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करते हैं। बाय हेल्प ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो हम लोग ये पता कर पाते हैं कि ये जो कॉलम है ये शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, इंटरमीडिएट कॉलम है, किसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिस्पेक्ट में। यही हम लोग किसके रिस्पेक्ट में आरसीसी एंड स्टील के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इंटरमीडिएट कॉलम को स्टडी नहीं करते, वहां पे तो हम लोग सिर्फ देखते हैं शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम को क्या करते हैं स्टडी कर रहे होते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंटूर लाइन कैन क्रॉस ईच अदर। अब आप सभी को पता है कंटूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं क्रॉस नहीं करते हैं, कभी भी कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, बट फिर भी तो हमारे को बताना ना। तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स ओवरहैंगिंग क्लिप होता है। इन केस ऑफ द ओवरहैंगिंग क्लिप, ठीक है, कंटूर लाइन कैन क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिप आएगा एंड ओवरहैंगिंग क्लिप आएगा। ध्यान समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, जैसे इस तरीके का अगर हमारे पास कोई भी लाइक इस तरीके का कोई भी पहाड़ है, मतलब जिसमें केविटी टाइप है, इस तरीके का है, ध्यान देखिए इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास। तो जब हम लोग इसके कंटूर लाइंस बनाएंगे, जैसे हमने कंटूर इंटरवल्स ले लिए लाइक दिस, इस तरीके से हमने कंटूर इंटरवल्स लिए हैं। इन कंटूर इंटरवल्स के बेसिस पे ये आपको पता है कंटूर इंटरवल है CI है हमारे पास कंटूर इंटरवल। इसका वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन, मतलब जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, जब आप इसके कंटूर लाइंस क्या कर रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से अगर आपने कंटूर लाइंस ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से कंटूर लाइन बनाया, फिर आपने ये वाला कंटूर लाइन बनाया, ठीक है ना, ध्यान देखते चलिए, जैसे इस तरीके से आपने कंटूर लाइन बनाया, फिर आपने क्या किया इस वाले का कंटूर लाइन बनाया, चलिए ये भी थोड़ा सा अंदर में आ रहा है, ये भी इसके अंदर में बन गया, ठीक है, फिर आपने ये वाला कंटूर बनाया, देखिए अब ध्यान से, और ये वाला हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे कंटूर लाइन जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है कट कर रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नो, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ध्यान देखिए इस तरीके से क्या है कंटूर लाइन बन रहा है। देखिए ये कंटूर लाइन हमको लग रहा है कि ये वाला जो ब्लू कंटूर लाइन है रेड कंटूर लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा है कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। एक्चुअल में कट नहीं करता है, पर जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तब हमको लगता है कि ये क्या कर रहा है एक दूसरे को कट कर रहा है। अब आप ध्यान समझने की कोशिश करें कैसे। देखिए कंटूर लाइन का मतलब क्या है कि कंटूर लाइन एक यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इस तरीके से बनेगा ना।
क्योंकि हम लोग सेम इंटरवल पे लेकर के चल रहे हैं। बट जब आप उसको ड्रॉ करोगे ऑन ए पेपर, तब तो आपको इसी तरीके से आपको लग रहा है कि वो कट कर रहा है, बट कभी भी दो कंटूर लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, नेवर कट टू ईच अदर, ठीक है। और कभी भी वो एक पॉइंट पे मिलती भी नहीं है, और हमेशा कैसा एक कर्व बनाते हैं, वो क्लोज शेप बनाती है, ठीक है। क्लोज शेप कर्व रहता है, वो हमेशा क्लोज शेप कर्व को बनाएंगे। और जैसे लेक हो गया, लेक के रिस्पेक्ट में क्या है, सपोज दिस इज द लेक, लाइक दिस इज द लेक। अब इसके रिस्पेक्ट में आप बनाइए, तो आपने क्या किया, इस तरीके से कंटूर इंटरवल्स ले लिए। इनका जब कंटूर इंटरवल बना रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरीके का कंटूर लाइन्स आएंगे, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास क्या आएंगे, कंटूर लाइन्स आएंगे। तो आपको पता ही है कि ये व्हाट इज दिस, सपोज दिस इज द MSN। अब मान लेते हैं ये कितना 100 है, ये कितना हो जाएगा, जैसे 105, 110, 1115, और ये हमारे पास सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल 120 है। तो कंटूर इंटरवल्स आपको पता है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंटूर लाइंस, ठीक है। कंटूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंटूर लाइंस होता है। इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर। जो CI का वैल्यू होता है, CI इज डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। ये डिपेंड करता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कराना चाह रहे हैं, ये टाइम पे डिपेंड करता है, ये स्केल पे डिपेंड करता है, ये वेरियस फैक्टर से जिसमें क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लाइंस होता है। इट इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू मतलब एडजेसेंट कंटूर लाइंस में रहता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एंड इट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला वैल्यू आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और एक है हमारे पास सेंस और वर्टिकल क्लिप। वर्टिकल क्लिप का देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से। सपोज एक इस तरीके का कोई भी पहाड़ टाइप लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का। अब इसका जब आप कंटूर लाइंस बनाएंगे तो आपने क्या किया, सबसे पहले कंटूर इंटरवल्स लिए लाइक दिस, इस तरीके से आपने क्या किया, कंटूर इंटरवल्स लिए। अब इन सभी कंटूर इंटरवल्स को लेकर के आपने क्या किया, कंटूर लाइंस बनाई लाइक दिस, ठीक है। अब इन सभी को लेकर के बनाइए। आपको ऐसे लग रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पे जाकर के क्या कर जा रही है, ये सब मीट कर जा रही है, जबकि आपको पता है कि दो कंटूर लाइन कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाकर के एक दूसरे से ना तो मिलती है और ना ही कभी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। अब आप जब देखेंगे तो आपको तो लग रहा है यार कि किसी एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर जा रही है। तो दिस इज द एग्जांपल। ये किसके रिस्पेक्ट में, ये वर्टिकल क्लिप के रिस्पेक्ट में, वर्टिकल क्लिप, ठीक है। ये वर्टिकल क्लिप के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, ये किसके रिस्पेक्ट में, हमारे पास ओवर हैंगिंग के रिस्पेक्ट में, ओवर हैंगिंग के रिस्पेक्ट में, ओवर हैंगिंग के रिस्पेक्ट में वो एक दूसरे को कट करते हुए दिखाई देंगे। वर्टिकल क्लिप के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट पे जाकर के मीट करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब रिज जो तो होता है, आपको पता है रिज लाइन तो जो सबसे टॉप एलिवेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिज लाइन बोलते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द लैबोरेटरी टेस्ट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द शियर रेजिस्टेंस। अब आपको जब भी शियर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, S इक्वल टू C प्लस सिग्मा n बार 10 फाई, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द शियर रेजिस्टेंस एज पर डॉक्टर करजागी। आप सभी को पता होना चाहिए, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मोर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो ट्राइएक्सल टेस्ट है, अच्छा इसमें कंडीशन क्या दिया है, विच कन्फाइंड प्रेशर इज केप्ट 0, मतलब जिसमें कन्फाइंड प्रेशर को 0 लिया जाता है। देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है हमारे पास डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट के से हम लोग क्या करते हैं, C एंड फाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। बट इसके बहुत सारे क्या है, डिसएडवांटेज है। इसमें क्या था, इसके कुछ डिसएडवांटेज है, प्लीज रिमेंबर। पहला डिसएडवांटेज था कि इसका जो फेलियर प्लेन है वो प्री डिटरमाइंड है, समझ रहे ना, कि प्री डिटरमाइंड है, वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन पूछा गया था JPSC गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है, कि जो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट में जो फेलियर प्लेन होता है वो कैसा होता है, इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होता है, प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइंड कर रखा है, चाहे वो वीकेस्ट प्लेन हो या ना हो, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसा मान कर चल रहे हैं। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट शियर टेस्ट। दूसरा, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने का, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर को मेजर हम लोग इस केस में नहीं करके चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके जो क्या थे, इसको मॉडिफाइड जब किया गया तो वो हमारे पास आया था ट्राइएक्सल शियर टेस्ट में से।
तो ट्राइएक्सल शेयर टेस्ट को हमने 2 स्टेज में परफॉर्म करना होता है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होता है, जो भी सॉइल सैंपल होते हैं उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगा करके, मतलब रबर मेम्ब्रेन लगा करके उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एपेटस उसमें रखते हैं और चारों तरफ से वाटर फिल कर देते हैं। तो उसके चारों तरफ से क्या करता है, मतलब सेल प्रेशर क्या करता है, एक्ट करता है, जिसको हम लोग माइनर प्रेशर भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर बोलते हैं। तो दिस इज द स्टेज 1। फिर इसके बाद में हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या लगता है, इसमें डेविएटर स्ट्रेस लगता है। दिस इज द सिग्मा डी एंड दिस इज द सिग्मा 3। इसको कन्फाइनिंग प्रेशर भी कहते हैं, सेल प्रेशर भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, माइनर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या लगता है, सिग्मा डी लगता है। ध्यान देना, जो ट्राइएक्सल टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ द सॉइल, और ये ऐसा टेस्ट है ट्राइएक्सल शेयर टेस्ट जहां पे हम लोग पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ द ट्राइएक्सल टेस्ट वेयर कन्फाइनिंग प्रेशर इज केप्ट 0। इसमें स्ट्रेन जो सिग्मा 3 का वैल्यू वो 0 कंसीडर करके चलते हैं। याद देना, आपके पास एक इक्वेशन होता है यहाँ पे, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस क्या होता है हमारे पास 5/2 प्लस में क्या होता है 2c 10 10 45 प्लस 5/2 होता है। तो इन दिस केस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट में हम लोग सिग्मा 3 का वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0 लेकर के चलते हैं। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 2c10 और क्या आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस 5/2 के रिस्पेक्ट में आता है। और जनरली हम लोग ये किसके रिस्पेक्ट में करते हैं स्टूडेंट्स, क्ले के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्ले के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है वो भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपली हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, c इक्वल टू किसके होता है, QU/2 के इक्विवेलेंट होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय 2 के इक्विवेलेंट होता है। व्हेन शियर टेस्ट स्ट्रेस, ये लैब टेस्ट एंड फील्ड टेस्ट बोथ टेस्ट होता है, ठीक है। लैब टेस्ट एंड फील्ड टेस्ट होता है। बाय हेल्प ऑफ द वेन शियर टेस्ट आप क्या फाइंड करते हैं, एक तो शियर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, शियर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, और दूसरा सेंसिटिविटी ऑफ क्ले फाइंड करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास दोनों टेस्ट होता है, लैब टेस्ट भी होता है और हमारे पास कौन सा होता है, फील्ड टेस्ट, बोथ द टेस्ट होता है। इसलिए आप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द क्ले विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वोल्केनिक एश। वोल्केनिक एश इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंटेन मिनरल, और ये कौन सा क्ले मिनरल, इसमें सब क्या होता है, इसका परसेंटेज हाई होता है, मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है। आल्सो वेरी हाई वैल्यू ऑफ द लिक्विड लिमिट। तो इस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं बेंटोनाइट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, बेंटोनाइट सॉइल में क्ले मिनरल, क्ले के 3 मिनरल्स होते हैं, मोंटमोरिलोनाइट, एलाइट और केओलिनाइट, ठीक है। 3 क्ले मिनरल्स होते हैं, जिसमें मोंटमोरिलोनाइट जिसमें ज्यादा परसेंटेज में होता है स्टूडेंट्स, वहां पे हाई स्वेलिंग, हाई श्रिंकेज क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो वो किसमें होता है, हमारे पास बेंटोनाइट में होता है, ठीक है। सेम जैसे हमारे पास कौन सा होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन से मिनरल का प्रेजेंस सबसे ज्यादा होता है, तो वो भी कौन सा होता है स्टूडेंट्स, बेंटो, कौन सा होता है, मोंटमोरिलोनाइट का प्रेजेंस ज्यादा रहता है। इन लेबलिंग बैक, बैक साइड इज आल्सो नोन एज, तो आपको पता है हमारे पास बैक साइड, इसको हम लोग माइनस साइड के नाम से जानते हैं, सॉरी बैक साइड, सॉरी प्लस साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 साइड होती है, एक तो बैक साइड है हमारे पास, बैक साइड, ठीक है। इसको हम लोग प्लस साइड के नाम से जानते हैं, प्लस साइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है 4 साइड, ठीक है, 4 साइड, इसको हम लोग माइनस साइड के नाम से जानते हैं, माइनस, ओके, माइनस साइड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिनिशिंग ऑफ मोटार जॉइंट्स डन थ्रू क्या होता है, हमारे पास पॉइंटिंग होता है। पॉइंटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी फिनिशिंग ऑफ मोटार जॉइंट्स है, जॉइंट्स में जितने भी हमको क्या करना है, मोटार फिल करना होता है, तो वो पॉइंटिंग के थ्रू करते हैं, प्रेशर लगा करके हम लोग करते हैं। शॉर्ट कॉलम फेल्स इन कंबाइंड क्रशिंग एंड बकलिंग, ठीक है, क्रशिंग ओनली, बकलिंग ओनली। तो जो शॉर्ट कॉलम होता है स्टूडेंट्स, वो क्रशिंग में फेल करता है। लॉन्ग कॉलम किस में फेल करता है, लॉन्ग कॉलम, ठीक है, लॉन्ग कॉलम फेल इन केस ऑफ द बकलिंग ओनली होता है। और जो इंटरमीडिएट कॉलम है, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम इज फेल इन द बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग, वो दोनों के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, फेल होता है। कौन सा, हमारे पास जो होता है इंटरमीडिएट जो कॉलम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल बाय थोड़ाइट। तो जनरली तो हम लोग यही 2 मेथड्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक तो होता है रिट्रेशन मेथड होता है, एक रिपीटेशन मेथड। बाय हेल्प ऑफ दीज 2 मेथड्स
एक हमारे पास डायरेक्शन मेथड होता है, बट ट्रावर्स मेथड नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रावर्स मेथड नहीं होता है। तो जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहीं पे कोई क्वेश्चन होगा, तो हम लोग वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास हम लोग कल करेंगे। प्लीज आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए क्लास को, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी पॉइंट्स में डाउट आता है आप इजीली शेयर करिए हम लोगों के साथ में कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बता दीजिए। या फिर आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं कि सर हमारे को इस वाले पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, किसी भी स्टेट के हों आप, बट आप आराम से हमको बता सकते हैं। आप इस वीडियो के लिंक में जाकर के शेयर कर सकते हैं कि सर इस ईयर का या एसएससी का या किसी स्टेट एएन का, जेईएन का, किसी का भी अगर आपको पेपर सॉल्व कराना, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और फिर कहेंगे आपको इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से आप जुड़िए और अपने फ्रेंड्स में सभी में इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।